नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, हम गुरु पूर्णिमा सीरीज में आज अपने एक बहुत ही होनहार, जिनके प्रति मेरा ये विश्वास है कि आगे चल के एक बहुत बड़े ज्योतिष में बनना चाहिए और बहुत ही अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति हैं, और जो एक गुण किसी विद्यार्थी में किसी टीचर को चाहिए होते हैं, किसी गुरु को चाहिए होते हैं, मैं उनमें वो सभी गुण देखता हूँ। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। ये विक्रम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर। सर, जैसे आपने कहा कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम ये सीरीज कर रहे हैं और मेरे ही कई साथी विद्यार्थियों ने और काफी और एक्सपीरियंस लोगों ने इस पर सीरीज में काफी अच्छे वीडियोस बनाए हैं। जैसे दीपा जी ने शुरू किया था और अभी आखिर आखिर में मैं देख रहा था, ललित जी का वीडियो देखा मैंने और अभी मुझे देखना बाकी है। जैसे हमारी और कुमार का वीडियो आया है अभी, वो सब भी देखने बाकी है। बट गुरु पूर्णिमा में सर सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ज्योतिष इंट्रोड्यूस करवाया उत्तरा दीदी के थ्रू, और फिर मैंने आपसे ही आगे नाड़ी ज्योतिष और फिर मेडिकल पढ़ी है। और इसी गुरु पूर्णिमा की सीरीज को आगे चलाते हुए आज जैसे स्लाइड पे लिखा है, हम बात करेंगे लेट मैरिज एंड योगाज इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो चित्र मैंने अभी रखा है, उस चित्र के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये चित्र है देवप्रयाग का। तो जैसे दो नदियां मिलती हैं और एक हो जाती है, तो मैरिज में जो मैच मेकिंग करते हैं उसका आधार भी ऐसे ही होना चाहिए कि दो नदियां मिलके एक हो जाएं और किसी का किसी के साथ वैर भाव नहीं रहे, तभी संसार आगे अच्छे से चलता है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि हम मैरिज को कैसे देखते हैं। तो पहले मैरिज की बात कर लेते हैं। तो मैरिज जैसे लिखा गया है कि हमारे उसमें मैरिज एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ दो लोगों को नहीं बट उनके परिवारों को भी साथ में लाता है। और हमारा ये मानना है कि ये जो बंधन या ये जो गांठ पड़ती है वो प्रीवियस या पास्ट लाइफ कर्म के बेसिस पे बनती है। फिर जैसे हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि चार पड़ाव होते हैं, उसमें से दूसरा पड़ाव जो है गृहस्थ आश्रम, वो बेसिकली बताता है कि कैसे एक आदमी या एक व्यक्ति को संसार में कैसे समय व्यतीत करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। और विवाह को अगर हम और आगे देखें तो इट इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, and what is important is that the people who are making this commitment, they stand with each other through good and bad times। ये नहीं होना चाहिए कि अचानक बीच में कोई छोड़ के चला गया या साथ ही छूट गया। तो इसीलिए हम आगे जैसे देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है मैरिज के, वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और मैं बहुत बेसिक बात करूंगा क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग ग्रह के कॉम्बिनेशंस अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। और ये सिर्फ प्राइमर है कि हम किसी का लेट मैरिज होने की परिस्थिति कैसे देखें। और मैं और एक बात कहूंगा कि गुड और बैड देखने की जरूरत नहीं है, ये देखने की जरूरत है कि व्हाट इज पॉसिबल, बिकॉज वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। लास्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का कि जिसमें जैसे हम देखते हैं कि मुहूर्त भी निकाला जाता है, और वो इसीलिए निकाला जाता है कि जो दो लोगों का मेल मिलाप हो रहा है या दो परिवारों का मेल मिलाप हो रहा है उसमें और शुभता भी जोड़ दी जाए। इसीलिए मुहूर्त भी निकाला जाता है मैरिज के लिए, जैसे बाकी चीजों में भी हम मुहूर्त निकालते हैं। सो नाउ गोइंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो जनरली सभी को पता ही होगा कि हम 7th हाउस से विवाह या मैरिज को देखते हैं। फिर आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु बल होना बहुत जरूरी है मैरिज होने के समय पर। तो वो गुरु बल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु को मैरिज का सिग्निफिकेटर या कारक कहा जाता है। नाड़ी में हम मेल चार्ट में
वीनस को सिग्निफिकेटर लेते हैं पत्नी का, वाइफ का, और सिमिलरली मार्स को फीमेल चार्ट में सिग्निफिकेटर लेते हैं हस्बैंड का। फिर हम लोग जैसे जानते हैं कि बेसिक गुण मिलन और सब होता है, तो गुण मिलन और सब जो किया जाता है वो भी हमारी जो पुरानी साइंस है या जो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च की है उसके बेसिस पर ये देखा जाता है कि कोई जेनेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी या जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल इश्यूज नहीं है, बॉडीली कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसीलिए हम नाड़ी देखते हैं। आज के दिन हम कहते हैं कि जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए बहुत बेसिक प्रिंसिपल था कि भाई सेम नाड़ी में शादी नहीं करनी चाहिए। उसका कारण यही था कि जेनेटिक प्रॉब्लम अवॉइड हो जाए। फिर इतने से हम ये नहीं मानते हैं कि गुण मिलान करने से आफ्टर गेटिंग मैरिड आपकी लाइफ कैसी जाएगी, क्योंकि हमने जैसे पहले बात की कि मैरिज इज नॉट द कमिंग टुगेदर ऑफ टू पीपल, द मैरिज इज कमिंग टुगेदर ऑफ टू पीपल एंड देयर फैमिलीज। और इसीलिए हम और आगे भी देखते हैं, इफ the marriage is going to be beneficial or if the marriage is going to be giving good results or at least bearable for the people and the families who are entering into this contract. So आगे जाने से पहले हम दो चीजों पे बात करेंगे। एक है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, it is a science of probability or promise, and then there are certain aspects of astrology which help us determine timing of an event. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक चार्ट देख के उसमें हम कैसे बता सकते हैं कि लेट मैरिज होगी या लेट मैरिज करनी चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन and let's take a look at how do we look at the effects of different planets on a male horoscope और a female horoscope। तो फीमेल हॉरोस्कोप में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम फीमेल चार्ट में मार्स को पति का कारक मानते हैं। तो बेसिक अगर हम देखेंगे कि अगर उस मार्स पर गुरु की दृष्टि है तो हम कहेंगे कि इस जातक का विवाह समय से हो जाना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि मार्स पर या मंगल पर शनि की दृष्टि है तो हम कहेंगे कि जातक का विवाह लेट हो सकता है। और अगर हम देखें कि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है तो हम कहेंगे कि विवाह हो जाएगा, इट माइट नॉट बी वेरी डिलेड बट ठीक ठाक समय पे विवाह हो जाएगा। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा कि गुरु और शनि की दृष्टि से हम कंफर्म करते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा। तो I will also like to say that it is not so that only the drishti matters, but as I said, I am talking about basics. So basics, if you see such associations of Guru or Shani with Mars, then you should be able to see that yes, the promise of marriage does exist. आगे चलते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो मार्स है इन अ फीमेल चार्ट, इफ इट इज एसोसिएटेड विद राहु, so then it indicates that the marriage can happen outside your own religion or outside your own caste। और जैसे जैसे हम जोड़ते जाएंगे एक एक कारकत्व प्लैनेट्स के, तो उनके अलग अलग कारकत्व भी आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि राहु है तो राहु में ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो काफी गुस्से वाला हो सकता है। नाउ व्हेन यू सी दिस इन योर चार्ट, इट इज नॉट telling you that you should not get married, it is more about accepting the fact that you will have a partner who is going to be maybe a little bit hot headed। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि अगर मार्स के साथ केतु का एसोसिएशन है तो हम जैसे देखते हैं कि केतु को हम बोलते हैं केतु इज जनरली मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ केतु। दूसरा पार्ट ये भी है कि केतु है वो अचानक, या केतु जो है वो आध्यात्मिक भी बनाता है। केतु इसेंट्रिक नेचर भी देता है लोगों को कि अचानक से एकदम अलग प्रकार से ही रिएक्ट कर जाएंगे कभी ना कभी। तो एस्ट्रोलॉजी में हम ये कॉम्बिनेशंस इसीलिए देखते हैं कि जो आपके पास चार्ट लेकर आया है उसको ये बताया जा सके कि व्हाट दे कैन
expect in their partner. आगे चलते हैं. So if we see that in a female chart, Mercury is associated with Mars, so then we can say that the person is very intellectual, right or wrong, I don't know, because other things will also come in: sign, house placement, other conjunctions. But in general, if I'm talking about Mercury making an association with Mars, तो हम कहेंगे कि the person will be intelligent or intellectual. He might have a lot of friends. He might be influenced by the maternal side. And one thing that I would like to point out here is Mercury को हम female और male charts में as a person of opposite sex भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर करते हैं. तो आगे चल के जैसे हम मेल चार्ट के बारे में बात करेंगे, the same thing will appear there, that we consider Mercury also as a person of an opposite sex having an influence on your partner. Other planets that we can see, तो जैसे हम देखेंगे कि अगर सूर्य है मार्स के साथ एसोसिएटेड, तो ये हो सकता है कि आपके जो पति हैं वो अपने पिता से बहुत प्रभावित हो या उनका गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक हो. और अगर एफ्लिक्टेड है तो ये भी हो सकता है कि ही माइट हैव अ वेरी बिग ईगो. आगे चलते हैं तो और एक प्लैनेट जो है वो है मून. तो जब मून मार्स के साथ एसोसिएट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो पार्टनर है हमारा वो अपनी मदर या मदरली फिगर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होगा. और जैसे हम जानते हैं मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं मून की वजह से. और दूसरा ये भी बता सकते हैं कि ही विल बी वेल्दी, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्स मून का कंजंक्शन जो है उसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं. बट देन व्हाट एंड हाउ ही गेट्स द वेल्थ इज नॉट अ टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर. So I am not getting into that. I'll move on to the next part as to how do we see a similar thing in the male chart. So in the male chart, हमने जैसे पहले कहा कि मेल चार्ट में हम वीनस को वाइफ का कारक मानते हैं या पत्नी का कारक मानते हैं. तो जैसे हमने पहले फीमेल चार्ट में देखा, तो अगर गुरु की दृष्टि है शुक्र पर तो वो दिखाता है कि टाइमली मैरिज होगा. और अगर शनि की दृष्टि है तो वो लेट मैरिज दिखाता है. उसी समान आगे जैसे हमने देखा कि राहु है तो फीमेल चार्ट में ये हो सकता है, सॉरी मेल चार्ट में ये हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है जैसे अलग कास्ट या अलग रिलीजन से होता है, वैसे इट माइट बी दैट द पार्टनर इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ही माइट और शी माइट बी अ स्टैंड आउट इन योर एंड हर फैमिली. केतु के साथ अगर देखेंगे तो वही है कि आपकी पत्नी हो सकती है कि शी इज वेरी स्पिरिचुअल और शी माइट इवन हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फीमेल ऑर्गन्स एंड सो ऑन. तो जब चार्ट आपके पास आता है तो इट इज your duty to make people aware that such kind of issues might arise. Mercury अगर Venus के साथ associated है, so then we can say again the same involvement of friends or persons of opposite sex on maternal side. But जैसे मैंने पहले कहा कि your partner or your wife will be very intelligent, she will be very well educated, and it might also be that she is putting her education to earn money. अगर सन एसोसिएटेड है तो अगेन जैसे हमने मेल फीमेल चार्ट में देखा वैसे मेल चार्ट में भी वही है कि शी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर, शी माइट हैव सम एसोसिएशंस विद गवर्नमेंट्स और पावर अथॉरिटी फिगर्स, और इट माइट बी दैट शी माइट हैव अ वेरी बिग ईगो. मून के साथ अगर है तो हम बताएंगे कि मदर से इन्फ्लुएंस्ड है. और इन जनरल हम कहेंगे अगर मून वीनस है तो it is a combination for allergies, and of course moon है तो mood swings automatically आ ही जाएंगे. तो अभी हम देखते हैं कि हम promise of marriage कैसे देखते हैं. And I will like to add one point that it might also be advisable for an astrologer to suggest to someone that maybe you should not marry because life might become difficult after marriage, or it might be a journey that you don't want to undergo. तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चार्ट देख के ये भी बताएं कि भाई ये मत की. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम देखेंगे लग्न, लग्न लॉर्ड और लग्न नक्षत्र. नाउ जैसे हम बताते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि लग्न इज बेसिकली योर फिजिकल बीइंग. तो जो भी भोगना है वो लग्न को भोगना है. तो इफ द लग्न इज स्ट्रॉन्ग देन इट इंडिकेट्स दैट द जातक विल बी able to experience the good or bad outcomes of a possible marriage that he or she might get in. फिर
हम जैसे देखते हैं कि जातक है तो जातक का पार्टनर ऑपोजिट हाउस से देखा जाता है, विच इज द 7th हाउस। तो हम 7th हाउस और 7th लॉर्ड देखेंगे, क्योंकि 7th हाउस जैसे हम देखते हैं कि भाई डे टू डे लाइफ में हम जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से हमारी पूरी लाइफ हम जिस एक व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं वो है हमारा पार्टनर। तो 7th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस कितना स्ट्रांग है, कॉम्पैटिबल कितना है पार्टनर, वो उससे पता चलेगा। मैरिज टिकेगी या नहीं टिकेगी वो हम 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड ऑफ कोर्स प्लैनेट्स in the house will also play a role. So be it any house that we talk, planets in the house will also play a role. फिर हम देखेंगे सेकंड हाउस एंड सेकंड लॉर्ड। और सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड हम क्यों देखेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो बेसिकली आपका परिवार है। उसी प्रकार से जो आपकी पार्टनर है उनका इन लॉज है। तो वो हाउस जितना अच्छा होगा या जितना एफ्लिक्टेड होगा, उससे ये पता चलेगा कि जो नया मेंबर आपके परिवार में ज्वाइन हो रहा है उसको कितना परिवार सुख मिलेगा या कितना परिवार सुख कम होगा। फिर हम देखेंगे 11th हाउस एंड 11th लॉर्ड, बिकॉज 11th हाउस हमारे लिए इच्छा पूर्ति का है एज अ जातक, और हमारे पार्टनर के लिए पूर्व पुण्य का भाव है। तो व्हाट इज द blessings of previous life that your partner is going to bring to you from this marriage is what we will see from the 11th house of a chart. आगे चलेंगे तो जैसे हमने सेकंड हाउस देखा तो सेकंड हाउस का ऑपोजिट है 8th हाउस। तो 8th हाउस जो जातक है उसी के लिए इन लॉस का इंडिकेटर है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स का परिवार है। फिर बेसिक प्लैनेट्स पे अगर हम आ जाएंगे तो जैसे मार्स है तो सिग्निफिकेटर ऑफ हस्बैंड है इन फीमेल चार्ट, उसकी स्ट्रेंथ बताएगी कि हाउ इज योर हस्बैंड एबल टू प्रोवाइड फॉर यू इन द मैरिड लाइफ। और मार्स पे जैसे जैसे बाकी ग्रहों के प्रभाव होंगे उससे पता चलेगा कि आपके हस्बैंड की नेचर कैसी होगी। सिमिलरली सॉरी मेल चार्ट में भी जैसे हम देखेंगे तो जो सिग्निफिकेटर ऑफ वाइफ है वो है वीनस, और बाकी जैसे सिग्निफिकेशंस वीनस के हैं तो वो सिग्निफिकेशंस भी हम देखेंगे कि जैसे हम कहते हैं कई बार कि पत्नी के आने से भाग्य में वृद्धि हुई है, तो हम देखेंगे वीनस इज इट ब्रिंगिंग गुड लक और इज इट अदरवाइज। फिर लाइफ डज नॉट स्टॉप एट गेटिंग मैरिड, राइट। हमारे जो सनातन धर्म में कहा गया है कि शादी इसलिए करते हैं क्योंकि वंश को आगे चलाना है। That is when we come to the third planet on this slide, which is moon. So moon is the significator of mind, it is the significator of mental ability, but it is the significator of the next step in the marriage, which is motherhood. आप जब charts देखेंगे और आप देखोगे कि moon की situation अच्छी नहीं है, तो you should also advise the person who is seeking the advice that be prepared for such a situation to happen if the moon is weak or the moon is afflicted. And then we also look at the 5th house, because continuation of 5th house shows your project in addition to other things. So if the 5th house is good or bad, the person also needs to be advised accordingly so that he can make the right decision. तो अभी हम एक चार्ट ले लेते हैं जिसमें मैरिज डिले हुआ है, और जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक शायद इनका मैरिज नहीं हुई। तो इफ वी लुक एट दिस चार्ट तो हम देखेंगे कि इस चार्ट में लग्नेश है, वो लग्नेश 10th हाउस में जाकर बैठा है, एंड इट इज एन इंडिकेटर दैट द पर्सन हैज टू वर्क टू मेक हिज लाइवलीहुड, and she has in a way no time other than earning his or her livelihood, and that is why we see that basically उनके पास और कोई काम करने के समय नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज हर प्रायोरिटी इज बेसिकली वर्क। फिर हम देखेंगे कि जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं कि चंद्रमा के लिए हम कहते हैं कि केमद्रुमा करके योग हैं। बेसिकली उसका अर्थ ये होता है कि जो जातक है उसको लाइफ में
मेंटल और इमोशनल सपोर्ट मिलना नहीं लिखा है। और ये जो मेंटल और इमोशनल सपोर्ट मिलता है वो आपको आपके वेरियस रिलेशनशिप्स से मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है मैरिज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसकी वजह से भी जो जातिका है उनको काफी संघर्ष करना पड़ेगा टू गेट इनटू द बॉन्ड ऑफ मैरिज। आगे चल के देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि केतु है 5th हाउस में। तो केतु बेसिकली डिजायर कम करने वाला प्लैनेट है। तो हम ये बता सकते हैं कि द जातिकाज डिजायर टू बेयर चिल्ड्रन माइट बी वेरी वेरी लेस। फिर जैसे हमने कहा कि मार्स को हम फीमेल चार्ट में पति का कारक मानते हैं, और वीनस को तो हम मानते ही हैं कि वो वाइफ का कारक है। तो हम नाड़ी में देखते हैं कि मार्स की वीनस तक और वीनस की मार्स तक जर्नी कैसी है। तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो हम देखेंगे कि मार्स से वीनस की जो जर्नी है तो उसमें एक वीक मून है which is not having support from other planets, which is then further we have केतु on the way जो डिटैचमेंट दिखाएगा या डिस्प्यूट दिखाएगा, and then we also see that the Mars is aspected by Saturn, which might indicate that the person that the Jatika might get married to is coming from a lower strata of the society, or then he might be say from a lower caste, or he might be say very much older in age than the जातिका। अगर हम वीनस की जर्नी मार्स तक देखते हैं तो हम देखेंगे कि जातिका अपनी जो सोशल लाइफ है या जो अपनी और अपनी से फ्रेंड्स और अपने फादर और उनके साइड की फैमिली के लिए इतना कुछ उन्हें करना पड़ेगा कि उनको अपने पति के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए इस चार्ट में जातिका को कहा जा सकता है कि आप समय नहीं दे पाएंगे और उनकी रुचि भी नहीं होगी कि शादी करके आगे रुचि भी नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं 5th और 7th हाउस एफ्लिक्टेड है हेवीली, तो हम ये बता सकते हैं कि इट इज ओके इफ यू डोंट गेट मैरिड, देयर इज नथिंग लॉस्ट इन दिस। या तो फिर ये होगा कि आगे चल के उनके जो सोशल सर्कल है और फैमिली सर्कल है उनको बहुत इनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि नहीं आप मैरिज करिए, तभी जाके मैरिज होगी। अभी हम दूसरा चार्ट देखते हैं एक मेल नेटिव का। तो इस चार्ट में भी जैसे हमने पिछले चार्ट में देखा, इस चार्ट में भी जो चंद्रमा है वो केमद्रुम में है, और हम देख रहे हैं कि जो जातक है वो बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि उच्च का सूर्य बैठा है नवम भाव में। आगे अगर हम देखें तो जैसे मैरिज अगर हो भी जाती है तो इस चार्ट में हम देखते हैं कि लीगल ट्रबल की पॉसिबिलिटी है। फिर हम देखेंगे इस चार्ट में कि जैसे जो हम जीव कारक मानते हैं जुपिटर को, तो that Jupiter in a way is not able to decide that should he be pursuing spiritual beauty or should he be pursuing luxuries and beauties of materialistic life। तो इस वजह से जातक ही नॉन कमिटल होगा, वही नहीं चाहेगा कि मैं किसी पार्टनर को कमिट करूं, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन एक्सप्लोरिंग मोड। आगे जाके जैसे किसी भी रिलेशनशिप को चलाना है तो यू कैनॉट बी सार्कास्टिक ऑल द टाइम। और इस चार्ट में हम देखते हैं कि जो जातक है वो सार्कास्टिक टू द लेवल ऑफ इंसल्टिंग हो जाएगा। फिर जनरली हम बताते हैं कि अगर सैटर्न का किसी भी प्रकार से एसोसिएशन 7th हाउस या लग्न से है तो लेट मैरिज एडवाइस करनी चाहिए। ये भी हमें इस चार्ट में क्लियरली दिखता है। और जैसे हमने पुराने चार्ट में बताया कि जो हम जर्नी देखते हैं मार्स से वीनस तक की या वीनस से मार्स तक की, इस चार्ट में हम वापस देख पाते हैं कि जातिक का जो वाइफ है इस जातक की और जातक दोनों को एक दूसरे को देने के लिए समय ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस चार्ट में भी यस मैरिज होगी क्या, मैरिज माइट बी पॉसिबल, but then the results of marriage will not be good. So that is what we should advise, that you should consider this, that yes, getting married for social pressures and such is fine, but then
you also have to prepare the person who is coming to seek advice as to what to expect from a relation. Let's take a look at the third chart now. तो इस चार्ट में भी जैसे हम देखेंगे तो ये मेल नेटिव का चार्ट है, और इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि 7th हाउस में सैटर्न और मून है। तो सैटर्न और मून इस चार्ट में आने से ये होगा कि जो पार्टनर है उसको और जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैरिज को चलाने के लिए, क्योंकि मूड एक मून जो है वो मूड स्विंग दे देगा कि भाई हाँ चलानी है, हाँ नहीं चलानी है। सैटर्न कोशिश करेगा कि नहीं, धर्म निभाना है तो हमें मैरिज चलानी ही चलानी है। लेकिन फिर जो सुख मिलना चाहिए मैरिज का, वो सुख उतना नहीं मिल पाएगा। इस चार्ट में हम ये भी देख सकते हैं कि जातक को बताना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो काफी पेसिमिस्टिक वृत्ति का हो सकता है, तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली उसको मोटिवेट करके रखना पड़ेगा कि यस एवरीथिंग इज गोइंग गुड। फिर जैसे हमने देखा कि सैटर्न का रिलेशन जो है उसमें आपका पार्टनर जो है, तो जातक की भी तैयारी होनी चाहिए कि यस आई विल मैरी somebody who is older to my age और आई विल मैरी somebody who is coming from a lower status of family। तो एक बार उनकी अगर तैयारी नहीं है तो he will not go for such options if such options present them। फिर हम ये भी बता सकते हैं कि इस चार्ट में जो जातक है उसकी एजुकेशन लेवल अपने पार्टनर से कम हो सकती है, तो वो भी एक ब्लॉक आ जाएगा कि भाई ऐसे कैसे शादी कर लें। फिर आगे जाके हम जैसे वीनस और मार्स की जर्नी देखते हैं, तो उसमें हमने जो सीखा है उसके हिसाब से वीनस की जर्नी जो है वो मार्स तक इम्पॉसिबल जर्नी है, और इसीलिए इस जातक को ये एडवाइस करना चाहिए कि इफ पॉसिबल and if you want to marry then you will have to take acceptances from so many other persons involved in your life। आपके जो बड़े बूढ़े हैं, आपकी मदर है, फादर है, फ्रेंड सर्कल है, मैटरनल साइड है, उन सब की सहमति बनानी पड़ेगी, तभी आपकी शादी चलेगी। So these are examples that we have seen where we have to advise and we have to tell the person who is reaching out for consultations that if the path is difficult, we sitting here cannot make the path say clear. We might help at times to make it easier, and the first thing starts from acceptance. So getting acceptance into your client that this is what life has in store for you is the first step towards getting into a relation or getting into any kind of a contract. Let's look at the last chart. So the last chart is of a female native, and again in this chart we see that moon is in Kemadruma, and for people who apply progression and so they can very easily see that the journey of the moon is alone। चंद्रमा को बहुत कम सपोर्ट मिल रही है बाकी प्लैनेट्स की। तो सेम जैसे हमने पुराने चार्ट्स में, पहले चार्ट्स में देखा कि इमोशनल जो सपोर्ट होनी चाहिए वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर इस चार्ट में हम जैसे नाड़ी में देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स somehow are having an association with the 6th हाउस। जैसे हम ज्योतिष में देखते हैं कि जिस हाउस से 12th का जो हाउस है वो हमेशा जो हाउस है उसको नेगेट करेगा। So in this chart we see that the 6th house is very very strong and the 6th house is negating the 7th house which is the house of marriage। सेम हम देखेंगे तो जो वीनस की जर्नी है मार्स तक वो भी जैसे मैंने लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल। मैं इम्पॉसिबल इसलिए लिखता हूं क्योंकि यू विल हैव टू गो थ्रू सो मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, सीकिंग अप्रूवल्स फ्रॉम सो मेनी पीपल हु आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन योर लाइफ that either there is no time to get married eventually or then you don't want to go through those approvals because you are happy with what you have at the moment। इस चार्ट में लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम वीनस से मार्स की जर्नी देखें तो सबसे पहले ये होगा कि हमें जातिका को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई शादी करनी है, और मोटिवेशन नहीं आएगा क्योंकि द माइंड इज नॉट रेडी विच इज कमिंग फ्रॉम द मून। और ये मोटिवेशन अगर उनके फ्रेंड्स और उनके मैटरनल रिलेटिव्स की साइड से आता है तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द फीमेल अग्रीज टू मैरी। सो दिस इज हाउ वी सी द पॉसिबिलिटी और प्रॉमिस ऑफ मैरिज। एंड नाउ आई विल कंक्लूड। सो वंस अगेन सर, आपको
सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ज्योतिष से आपने जोड़ा और आपसे ही सीख के आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, वो मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। दूसरा, मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे सर आप जानते हैं कि आई वाज जस्ट लुकिंग एट चार्ट्स एंड देन आई वाज लाइक या आई विल लुक एट चार्ट एंड हेल्प पीपल, बट मेरे स्पिरिचुअल गुरु ने भी कहा कि नहीं, आप चार्ट देखिए और चार्ट देख के आप सच में लोगों की मदद कर पाओगे। अभी तक मैंने प्रेडिक्शंस किए हैं सर, आपकी कृपा से और मेरे स्पिरिचुअल गुरु जी की कृपा से वो प्रेडिक्शंस सही आए हैं। और लास्ट में थैंक्स करना चाहूंगा पीवीआर नरसिम्हा राव जी का, जिन्होंने जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको फ्री अवेलेबल करवाया है, ताकि हमारे जैसे जो ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं वो चीजें पढ़ सके, इजीली समझ सके। और मैंने जो अभी तक प्रेडिक्शंस की है उसमें मेरे जो एस्ट्रोलॉजिकल गुरु है और जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु है, उन्हीं की कृपा रही है। और उन्हीं की कृपा से अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने दी है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने यही पाया है कि लोग कहते हैं कि हाँ, हमारी जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है। तो इसीलिए मैं अपने दोनों गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और उनके अंडर ही आगे मैं सीखता रहूं और अपनी ज्योतिष और स्पिरिचुअल जर्नी आगे प्रोग्रेस करता रहूं, यही ईश्वर चरण में प्रार्थना है। ये विक्रम जी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स जिनको मैंने पढ़ाया है। उनकी एक्यूरेसी को मैंने देखा है। ये इतना अच्छा लिखते हैं कि बुक्स में भी इस तरीके की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस नहीं होती, और उसकी एक्यूरेसी का लेवल भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तभी मैंने जब शुरुआत हुई थी तब भी आपको मैंने कहा था कि बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर आगे भविष्य में भारत या विश्व को एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर मिलने वाला है। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि इनके गुरु की कृपा, जो इनके स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनकी कृपा इनके सर पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जब किसी गुरु या ईश्वर की कृपा किसी पे होती है तो उसके अंदर योग्यता का निर्माण अपने आप होता रहता है। तो आप अगर किसी को भी कोई कंसल्टेंसी संबंधित बात करनी हो, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।